पिछले एपिसोड में आपने देखा नोबारा हारुता से लड़ रही होती है और शिबुया स्टेशन में यूजी और चोसो की भिड़ंत शुरू होती है। फुकुतोशिन लाइन पर मई मई गेटो से मिलती है और स्मॉल पॉक्स डीटी से फाइट जीत जाती है। यहाँ नोबारा की फाइट के बीच नानामी आ जाता है और यूजी अब चोसो के साथ डिसिसिव पॉइंट पर पहुंच चुका है। अब आगे मेकामारू का कॉम्स डिवाइस दोबारा एक्टिवेट हो जाता है। वो यूजी को बताता है कि उसने पावर सेव करने के लिए खुद को कुछ वक्त के लिए डीएक्टिवेट कर लिया था। वो आगे बताता है कि चोसो ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जो कि कामो क्लैन का बड़ा ही प्राइज्ड इनेट टेक्निक है। ये टेक्निक अपने क्लोज, मिड और लॉन्ग रेंज कॉम्बैट तीनों में इस्तेमाल किए जा सकने की वजह से एक बड़ा ही बैलेंस्ड टेक्निक माना जाता है। तो अगर यूजी इस फाइट को जल्दी खत्म नहीं करता देन उसके लिए ये पक्की मौत वाली बात होगी, क्योंकि ब्लड लॉस से होने वाली वीकनेस चोसो पर काम नहीं करेगा, कॉज वो कम्प्लीटली ह्यूमन भी नहीं है। तब यूजी पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता है? मेकामारू कहता है रास्ता तो नहीं बट एक आइडिया जरूर है जिसके वर्क करने के चांसेस हैं 10%। तो तुम एक काम करो, वॉशरूम्स की तरफ भागो। और यूजी दौड़ पड़ता है। चोसो समझ नहीं पाता कि यूजी उस तरफ क्यों भागा, क्योंकि उधर सिर्फ कुछ वॉशरूम्स हैं और एक एलिवेटर है। तो ये लड़का खुद को फंसाना क्यों चाह रहा है? पर फिर चोसो को याद आता है कि यूजी ने ही उसके दोनों भाइयों को मारा था, तो वो इतना बेवकूफ तो हो नहीं सकता। उसने जरूर कुछ ना कुछ प्लान कर रखा होगा। इसलिए चोसो भी यूजी के पीछे दौड़ पड़ता है। तभी उसे मेकामारू के कॉम्स डिवाइस की आवाज आती है, तुम आ रहे हो ना बुज़दिल कहीं के, बिल्कुल अपने भाइयों की तरह। तुम भी एकदम बेवकूफ हो, बिल्कुल अपने भाइयों के जैसे, और तुम सबको भटकाना कितना आसान है। ये सब टॉन्ट सुनकर चोसो गुस्से में वॉशरूम्स की तरफ जाता है और देखता है कि सभी वाटर लाइंस तोड़ दी गई हैं और वहां पानी भरा हुआ है। चोसो मेकामारू के कॉम्स डिवाइस को तोड़ देता है और उसी बीच एक ओपन पॉइंट देखकर यूजी पीछे से अटैक करता है, बट चोसो उसे ब्लॉक कर देता है। तभी चोसो को रियलाइज होता है कि उसका ब्लड मैनिपुलेशन कन्वर्जेंस डिस्पेल हो चुका है। अब ये हुआ कैसे? तो ब्लड मैनिपुलेशन में यूजर ब्लड के कोगुलेशन को थोड़ी देर के लिए रोक देता है ताकि टेक्निक की इफेक्टिवनेस बढ़ाई जा सके, बट उस वजह से यूजर का खून पानी में आम खून से ज्यादा जल्दी घुल जाएगा। ऊपर से जो खून अब पानी में घुल चुका है उस पर ऑस्मोटिक प्रेशर पड़ेगा, जिस वजह से खून में मौजूद रेड ब्लड सेल्स के मेम्ब्रेन्स फटने लगेंगे और आरबीसी ब्लड का 45% होता है, और जब वो अनकंट्रोलेबल बन जाए तब कन्वर्जेंस डिस्पेल हो जाता है। तो मेकामारू का कैलकुलेशन सही था। इन परिस्थितियों में चोसो अब ब्लड मैनिपुलेशन बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर सकता था। तब चोसो अपने हैंड टू हैंड कॉम्बैट मोड में आ जाता है, जो कि है फ्लोइंग रेड स्केल स्टैक। वहीं यूजी ये सब देखकर सोचता है, मुझे तो समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ, पर अब ये लड़ाई बराबरी में होगी। अब दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं और दोनों एक इंटेंस और बोन क्रशिंग हैंड टू हैंड क्लोज कॉम्बैट में कूद जाते हैं। थोड़ी ही देर में इतादोरी समझ गया था कि वो चोसो को हरा देगा, पर तभी चोसो अपने मुट्ठी में जिस ब्लड को कंप्रेस किए जा रहा था उसका अटैक करता है पॉइंट ब्लैंक रेंज से, जो इस बार यूजी के लीवर को चीरता हुआ निकल जाता है। और ये अटैक था ब्लड मैनिपुलेशन मीटियोराइट। इतादोरी समझ जाता है कि उसने किसी तरह के इनकमिंग अटैक का ध्यान नहीं रखा और इस बार जरूर उसके कुछ इंटरनल वाइटल ऑर्गन्स डैमेज हुए होंगे, और वो सोचता है कि क्या यही उसका एंड है। और तभी वो अपने बॉडी को पुल बैक करते हुए खड़ा हो जाता है और अपने फाइटिंग स्टांस में आते हुए सोचता है कि उसे ये काम करना ही होगा। अपने डर को कर्स एनर्जी में चेंज करना होगा। उसे ये रास्ता क्लियर करना ही होगा ताकि बाकी सॉर्सरर्स जाके गोजो सेंसे को छुड़ा सके, भले ही इसके लिए उसे अपनी जान ही क्यों ना गंवानी पड़े। यहाँ चोसो सोच रहा होता है कि 3 हिट्स, इस लड़के के सिर्फ 3 हिट्स मुझे पड़े और ये मेरी इतनी खराब हालत कर चुका है। मेरे ब्लड मेटियोराइट में भी ब्लड हार्ड होती है, बट उसमें कन्वर्जेंस जितनी ताकत नहीं होती। अगर इतादोरी का ध्यान नहीं भटकता तो ये अटैक उस पर कभी काम भी नहीं करता, क्योंकि ब्लड मैनिपुलेशन एक टिपिकल हार्डनिंग नहीं देती ब्लड मेटियोराइट में। इसमें ब्लड सेल्स लगातार मूव करते रहते हैं ताकि एक शार्प एज दी जा सके, और कोई भी सॉर्सरर अपने सारे ब्लड सेल्स को कंट्रोल नहीं कर सकता। इसलिए अब चोसो अपने बॉडी के अंदर के ब्लड को हार्ड करके इतादोरी से राउंड 2 लड़ने के लिए तैयार होता है। और तभी इनका राउंड 2 शुरू हो जाता है। इस बार बैटल पहले से ज्यादा इंटेंस थी। इतादोरी चोसो के हर एक इनकमिंग अटैक को एंटीसिपेट कर ले रहा था। तभी यूजी एक टॉयलेट में छुप जाता है और चोसो पर एक सरप्राइज अटैक करता है और उसे दूर फेंक देता है। तभी यूजी सोचता है कि उसने अभी तक अपने लेफ्ट आर्म को यूज नहीं किया है पहले हिट के बाद से, तो इस बार वो अपना लेफ्ट आर्म यूज करने की सोचता है। पर चोसो इसे एंटीसिपेट कर चुका था और वो यूजी के लेफ्ट ब्लो को ब्लॉक कर देता है और वो सीधे यूजी के
राइट शोल्डर पर मारता है और बिना किसी देरी के यूजी के पेट में एक बहुत ही तगड़ा ब्लो मारता है, इतनी जोर की यूजी अक्रॉस द कॉरिडोर जाके दीवार से टकराता है। चोसो नजदीक जाकर देखता है तो यूजी अभी भी जिंदा था। वो यूजी को मारने ही वाला होता है कि उसके दिमाग में एक मेमोरी ट्रिगर होती है। यहाँ यूजी के अंदर सुकुना बड़ा नाखुश होता है कि यूजी इतने मामूली से ओपोनेंट से कैसे हार गया। वहीं चोसो के होश उड़ जाते हैं कि वो अपने मेमोरीज में ये क्या देख रहा है। वो चिल्लाता हुआ वहां से भाग जाता है। उसे एक ऐसी मेमोरी दिखती है जो कभी हुई भी नहीं थी, जहां चोसो, एसो, केचिजू और यूजी साथ में थे और वो सब खुशी से पिकनिक मना रहे थे और यूजी चोसो को बड़ा भाई कह रहा था। चोसो इस बात से हैरान था कि उसके इन मेमोरीज में यूजी क्यों है। और यहाँ टॉयलेट में यूजी के पास दो लड़कियां आती हैं। रात के 10:20 इनोका शिरा लाइन पर नानामी माकी और नाओबितो जेनिन से टीम अप कर लेता है। वो इन दोनों को बताता है कि गोजो सील हो चुका है। ये तीनों मेट्रो प्लेटफॉर्म पर जैसे ही पहुंचते हैं उन्हें अपने सामने एक कर्स्ड स्पिरिट दिखता है। नानामी उसे एग्जॉर्सिस करने के लिए आगे बढ़ता ही है, तब तक नाओबितो उसे एक फ्रेम में कैप्चर करके ऐसी हिट मारता है कि वो स्पिरिट दूर जाके पिलर से टकराता है। थोड़ी देर बाद वो उन सभी इंसानों के हड्डियों की उल्टी कर देता है जितना उसने इतनी देर से खाए थे। वो स्पिरिट कहता है, जोगो, माहितो, हानामी, तुम सब ने मिलकर हानामी को मार डाला। और तभी वो कर्स्ड स्पिरिट अपने असली बॉडी के साथ बाहर आता है, क्योंकि वो एक कर्स्ड वुम्ब था। और तभी वो कर्स्ड वुम्ब पूरे अंडरग्राउंड मेट्रो को पानी से भर देता है अपने एक ही अटैक से। और तभी नाओबितो जेनिन और इस कर्स्ड वुम्ब के बीच बहस हो जाती है, जहां ये अपना नाम बताता है कि इसका नाम कर्स्ड स्पिरिट नहीं बल्कि डैगन है। और तभी नानामी पीछे से अटैक करता है और माकी भी उसी वक्त कूदती है। डैगन नानामी को दूर करने के बाद माकी को हिट करने ही वाला होता है कि नाओबितो दोबारा से डैगन को एक फ्रेम में कैद कर देता है और नानामी उस पे दोबारा अटैक करता है। थोड़ी देर के लिए डैगन को कंट्रोल कर लेते हैं, पर अब डैगन अपने चारों तरफ पानी की एक शील्ड बना लेता है। नानामी और नाओबितो समझ जाते हैं कि इस कर्स्ड स्पिरिट के पास बहुत ही ज्यादा कर्स्ड एनर्जी है, इसलिए अब सब डिसाइड करते हैं कि स्पीड का यूज करके ही इस स्पिरिट को हराया जा सकता है। तभी सभी मिलकर डैगन पर अटैक करते हैं। डैगन उसे डॉज कर लेता है, बट अब नाओबितो इस फाइट को टेक ओवर करता है और सिंगल हैंडेडली डैगन को पीट देता है। और तब डैगन अपने डोमेन एक्सपेंशन को अनलीश करता है और अब तीनों डैगन के डोमेन एक्सपेंशन में थे, जिसका नाम है होराइजन ऑफ द कैप्टिवेटिंग स्कंधा। और तभी डैगन के डोमेन का श्योर हिट इफेक्ट नानामी और माकी को हिट करता है। माकी समझ जाती है कि ये डोमेन शिकिगामी यूज करता है, बट ये शिकिगामी तब तक एग्जिस्ट नहीं करते जब तक ये हिट ना करे, यानी इनसे बचना मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल। बट वहीं नाओबितो का इस पर कोई असर नहीं हो रहा था, क्योंकि वो इस्तेमाल कर रहा था सीक्रेट टेक्निक फॉलिंग ब्लॉसम इमोशन को। अब फॉलिंग ब्लॉसम इमोशन जो है वो एक एंटी डोमेन टेक्निक है जो बिग 3 फैमिलीज में चला आ रहा था। इसमें सिंपल डोमेन की तरह एक खुद का डोमेन नहीं बनाना होता, बल्कि ये एक काउंटर अटैक है जिसमें आप कर्स्ड एनर्जी यूज करते हो, वो भी उसी वक्त जब वो श्योर हिट इफेक्ट हिट करने वाली होती है। तो तभी डैगन प्लान बनाता है कि वो अपना 70% फोकस नाओबितो पर रखेगा और 30% फोकस नानामी पर। और तभी डैगन अपना अगला मूव चलता है जो है टेक्निक रिलीज डेथ स्वॉर्म, और ढेर सारे शिकिगामी वहां आ जाते हैं। नानामी माकी से कहता है कि तुम्हें चोट लगे तो भी लड़ते रहना, इसके अलावा और कोई चारा नहीं। और तभी अटैक उन तक आता है और नानामी उसमें फंस जाता है। नाओबितो का विजन टोटली ब्लॉक्ड रहता है और तभी डैगन अचानक से आके नाओबितो को जोर से एक पंच मारता है और नाओबितो को वहां से दूर फेंक देता है। इसके बाद डैगन माकी के पीछे पड़ता है और उसे एक जोरदार किक मारता है। माकी उस हिट को तो ब्लॉक कर देती है और सोचती है काश यहाँ आने से पहले मेगुमी से मिल लेती किसी हथियार के लिए। और तभी उन्हें एक आवाज आती है, डोमेन एक्सपेंशन काई मेरा शैडो गार्डन। वो मेगुमी की आवाज थी और वो भी अब डैगन के डोमेन में आ चुका था और वो माकी की तरफ एक हथियार फेंकता है जो कि था प्लेफुल क्लाउड।